19 जुलाई 2021 के द हिंदू एनालिसिस में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज मंडे है, नाम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल के ऊपर चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हैं, अफगानिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल है, देन वी हैव वन आर्टिकल ऑन ट्रैफिकिंग, और लास्ट वाला आर्टिकल जो है ये इकोनॉमी के ऊपर है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज का लेक्चर के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो आज से शुरू होने वाला है। 11 बजे से ये शुरू हो जाएगा और 6 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं उनको बिल के माध्यम से रिप्लेस किया जाएगा। आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती हैं उस टाइम पर इश्यू किए जाते हैं, प्रोमलगेट किए जाते हैं, और जब पार्लियामेंट की नेक्स्ट मीटिंग होती है, नेक्स्ट सेशन होता है, तो उस टाइम पर आपको उसको बिल के तौर पर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये है वे 6 ऑर्डिनेंसेस जो बिल के रूप में हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे। द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, rationalization and conditions of service bill 2021, the insolvency and bankruptcy code amendment bill 2021, the commission for air quality management in national capital region and adjoining areas bill 2021, the essential defense service bill 2021, the Indian medicine central council amendment bill 2021, और लास्ट हैं the homeopathy central council amendment bill 2021। जैसे मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे 31 गवर्नमेंट बिजनेस आइटम्स हैं और 29 बिल्स हैं और 2 फाइनेंशियल आइटम्स हैं जिनको इस मॉनसून सेशन में डिस्कस किया जाएगा या फिर पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। नेक्स्ट महीने की 13th डेट तक, 13 अगस्त तक ये सेशन जो है वो चलेगा, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा है कि वो गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्मूथ कंडक्ट ऑफ ये पार्लियामेंट के जो बिजनेस है या फिर पार्लियामेंट का जो सेशन है तो वो स्मूथली कंडक्ट हो। इसके लिए सभी पार्टीज़ ने फ़िलहाल तो कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये एक टू बी ऑनेस्ट हर बार ये कहा जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं और उसके ऊपर फिर हमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि आप हमें सरकार को कोऑपरेशन दीजिए ताकि हम दोनों हाउसेस को स्मूथली फंक्शन कर सकें। NCST ने वेस्ट बंगाल सरकार के ऊपर एक प्रकार से कहा है कि एक इल्ज़ाम लगाया है, या फिर वेस्ट बंगाल सरकार को कहा है कि जो इलेक्शन के बाद वायलेंस हुए हैं तो इसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ काफ़ी भय में जी रही है वहाँ पर। 2 terrorists including top LET commander killed in an encounter in Jammu and Kashmir's Sofian district। नेशन वाइड कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो 40 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस जो हैं वो अभी तक दिए गए हैं। UGC ने यह डिसाइड किया है कि CUCET के इम्प्लीमेंटेशन को नेक्स्ट एकेडमिक सेशन तक स्थगित किया जाएगा। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने हमारे देश में जो मॉनसून की एक ट्रेंड है उसको रिव्यू किया है। पेगासस नाम का जो स्पाईवेयर है, तो भारत सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पेगासस, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि पेगासस फ़ोन टैपिंग, पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है। तो सरकार ने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो भारत सरकार नहीं कर रही है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस को ये एक सलाह दी है कि आप जो सिकंदराबाद कंटोनमेंट का रोड है वो अभी बंद है, तो उसके ऊपर आप नज़र डालिए। मनीष सिसोदिया साहब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से मिले, और नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा आज वहाँ की पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हैं, मीन्स वहाँ की पार्लियामेंट में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो वो जीत चुके हैं। तो ही इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर, यू कैन से ही इज़ गोइंग टू बी और ही इज़ गोइंग टू स्टे एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर होपफुली
फुल टर्म। अब देखते हैं, क्योंकि नेपाल के पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पर एक लंबे समय से जो है वो इंस्टेबिलिटी जैसा माहौल रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो चांसलर हैं ऋषि सुनाक, वो कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों के कांटेक्ट में आए थे, तो वो अब सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। अ, बांग्लादेश के बारे में हमने एक लंबे समय से हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो कोविड की सिचुएशन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा डेथ रेट, सबसे ज़्यादा नए केसेस बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर अब सिचुएशन ये हो गई कि उनका जो कैपिटल है ढाका, उसको छोड़कर बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जाने लगे हैं। कोविड पॉजिटिव रेट 29% जितना हो चुका है। और बांग्लादेश के साथ ही जुड़ी हुई दूसरी खबर है, डिवोटीज़ ने ये कहा है कि जो ठाकुर अनुकूल चंद्र की जो जगह है वहाँ पर, तो वो स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनकी जगह जो है उसको प्रिजर्व किया जाए। तो ऐसी डिमांड जो है वो वहाँ के ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्तों ने सरकार से ये अपील की है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ज़्यादातर जो इलाके हैं देश के, वहाँ पर एक शांतिमय वातावरण स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। आज का जो पहला आर्टिकल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक नई चीज़ जो है वो डेवलप होने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम राह देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे जीवन को काफ़ी एलिवेट करेगा, हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है उसके दो पहलू होते हैं। अगर अच्छे लोगों के हाथ में वो टेक्नोलॉजी आ जाए और अच्छा इरादा उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का है, तो ये हमारे जीवन को इम्प्रूव कर सकता है। और अगर अच्छी टेक्नोलॉजी अगर बुरे लोगों के हाथ में आ जाए और उनका इरादा जो है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना है, तो यही टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए एक बर्बादी साबित हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डार्क साइड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है एंटोनी बोर्डेन। अब एंटोनी बोर्डेन कौन थे? इनका निधन 2018 में हो गया है और ये एक बहुत ही मशहूर शेफ़ थे, काफ़ी फेमस, ग्लोबल लेवल के काफ़ी फेमस शेफ़ थे। तो एक शो चल रहा है, इसका नाम है रोड रनर। और ये रोड रनर शो ने क्या किया, इन्होंने एक डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एंटोनी बोर्डेन का एक वीडियो बनाया। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये पता ना हो कि व्हाट इज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी। बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं, आम आदमी की भाषा में अगर बात करें, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे फॉर एग्जांपल आप किसी भी व्यक्ति के कुछ फ़ोटोज़ और अगर आपके पास उनके वीडियोज़ हैं, तो ये वीडियोज़ और फोटोज़ को मिक्स करके उस व्यक्ति का एक फेक वीडियो बना सकते हैं। वो व्यक्ति है ही नहीं, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन का, बाराक ओबामा का एक डीप फेक आया था। आपको ऐसा ही लगेगा कि वो बाराक ओबामा ही है, वो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन वो शब्द बाराक ओबामा के नहीं थे, वो बाराक ओबामा नहीं थे। जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया था वो व्यक्ति बाराक ओबामा की आवाज़, उनका वीडियो हूबहू ऐसे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। तो हमें फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस फिल्म बाहुबली, तो उसमें बहुत सारे जो सीन्स हैं, तो हमें लगता है इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ और झरने, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो एनिमेटेड थी। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई जिसको हम आम भाषा में कहते हैं VFX। तो VFX की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि स्क्रीन के ऊपर जब आप देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये डुप्लीकेट है। यू विल फील लाइक ये एक रियल जगह है। वैसे ही डीप फेक्स जो हैं वो ऐसे वीडियोस होते हैं आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल ही है, लेकिन ये ओरिजिनल होते नहीं हैं। तो ये जो अब शो हैं या फिर इन्होंने जो ये किया, तो इससे एक चर्चा का विषय पैदा होता है यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना एडवांस होने लगा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके इस प्रकार के गैर फ़ायदे भी हैं।
या फिर इनके नुकसान भी हैं। डीप फेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा जो जीवन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रस्ट के ऊपर चलती हैं, और ये ट्रस्ट जो है उसको चकनाचूर कर सकता है ये डीप फेक्स। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो डेफिनेटली ये कितने सारे लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद कर सकता है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। अब बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, सेलिब्रिटीज़ को छोड़िए, हमारे ही परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस, सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं। अब कुछ डीप फेक बनाने वाले लोग जो हैं वो ऐसी तस्वीरें और वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए एक डीप फेक बना सकते हैं और एक पोर्नोग्राफिक डीप फेक बनाकर उसको रिलीज़ कर देंगे। हम क्या कर पाएंगे? क्या हमारे पास, हमारी सरकार के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो इस प्रकार की चीज़ों को लड़ सकता है? अगर फॉरेन में किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो आप उनको कैसे रोकेंगे? क्या हमारे पास ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है? क्या दो देशों के बीच में इस प्रकार के कोई कोऑपरेशंस है? और ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर एक अच्छा प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है और कुछ ऐसे डीप फेक के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बना सकता है। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली फीमेल सेलिब्रिटीज़, तो उनके ऐसे डीप फेक्स बनाकर रिलीज़ कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगेगा, जिनको डीप फेक्स के बारे में पता नहीं है, उनको लगेगा कि यही फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइन है उनका ही ये पोर्नोग्राफिक वीडियो है। कितनी सारी शादियों को ये चीज़ें जो हैं वो बर्बाद कर देगा। किसी ने ऐसे ही मजाक में, या फिर किसी ने ऐसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर किसी का जीवन बिगाड़ने के लिए किसी ने ऐसा डीप फेक बना लिया और सर्कुलेट कर दिया, तो हम उन चीज़ों को कैसे रोक पाएंगे? इसके अलावा इलेक्शंस के टाइम पर किसी ने ऐसा डीप फेक बना लिया। जस्ट इमेजिन के लेट्स से कि ट्रम्प वर्सेस, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक इमेजिनरी एग्जांपल। मान लीजिए कि यूएसए में इलेक्शंस का माहौल है और किसी ने जो बाइडन का डीप फेक बनाया और कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं इतने देशों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक्स कर दूंगा, ये वो एक्सेट्रा। तो ऐसा अगर डीप फेक बाहर आ जाए, हर किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक वोट्स जो हैं वो किस व्यक्ति के पक्ष में जाएंगे? मिस्टर ट्रंप के पक्ष में जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें तो छोटे लेवल पर भी आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ जो है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई, आप हैकर होने चाहिए या फिर कोई एक्सपर्ट। फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर अगर पावरफुल प्रोसेसर वाला है तो, और थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के डीप फेक्स बना सकता है। तो इसकी जो इम्पैक्ट है, यू कैन इमेजिन कितनी नेगेटिव हमारे समाज के ऊपर। इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं ये चेंज करने की ताकत जो है वो डीप फेक्स रखते हैं, या फिर इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर एक इम्पैक्ट डालने की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की तो ताकत जो है वो डीप फेक में है ही। ये जो नए चैलेंजेस हैं उसके लिए यूएस अपने आप को तैयार कर रहा है। यूएस हमने देखा कि एक बहुत बड़ी वहाँ की जो एक गैस सप्लाई करने वाली कंपनी थी, तो उनके ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक किया गया और हैकर्स को पैसे देने पड़े, फिरौती का पैसा देना पड़ा हैकर्स को, यूएसए जैसे देश में। और इतनी बड़ी कंपनी को जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कितने सारे ऑफिशियल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा, उनको भी फाइनली पैसे देने पड़े, तब जाकर वो अपना ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल कर पाए। अब यूएसए प्रोएक्टिवली, पहले क्या होता था कि अटैक होने के बाद चीज़ें होती थी, अब इसमें भी यूएसए जो है वो प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है, नए नए टैलेंट को ढूंढ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि इस प्रकार के हैकर्स जो हैं उनके अटैक से बचा जाए। और अगर वो अटैक कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे उनके सामने लड़ाई की जाए, कैसे वो डेटा और सारी चीज़ों को वापस रिकवर किया जाए, तो इसके ऊपर वहाँ पर काम चलने लगा है। यही चीज़ हमें भारत में भी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स जो हैं वो आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स चाइना है, फिर यूएसए, और मीन्स यूएसए से ज़्यादा तो हमारे देश में यूज़र्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, व्हाट्सएप के फॉर एग्जांपल। चाइना में भी
ऑनलाइन यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो टॉप यूज़र्स देशों की बात करें तो भारत उसमें नंबर सेकंड पोजीशन पर है आफ्टर चाइना। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से अगर लाखों लोगों के ऊपर भी ये अटैक किए गए तो ये सारे हैकर्स जो हैं वो कितने पावरफुल हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन, अगर सभी से थोड़े थोड़े फिरौती के पैसे लिए तो ये कितने ताकतवर हो जाएंगे। तो डीप फेक्स और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका जो सोशल और अर्थव्यवस्था के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, इसको रोकने के लिए हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, वरना चीज़ें बहुत लेट हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग द पास्ट बिहाइंड द हिंदू का ये आर्टिकल है। इट्स अबाउट अफगानिस्तान। दो बड़े इवेंट्स हुए हैं सेंट्रल एशिया में। एक दुशानबे में हुआ, यहाँ पर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई, और एक दूसरी मीटिंग हुई ताशकंद में, सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एशिया का एक मैप है। तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंट्रीज कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। राइट, अफगानिस्तान को ये देश जो हैं वो इसका पार्ट मानते हैं। और साउथ एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। वैसे टेक्निकली अफगानिस्तान कल्चर वाइज अगर आप देखें तो इट इज़ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, लेकिन ये सेंट्रल एशियन देश जो हैं वो अफगानिस्तान को काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ अफगानिस्तान जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू साउथ एशिया। साउथ एशिया में आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे देश 1 2 3 4 5 6 7, और एक और देश है बांग्लादेश। राइट, तो ये देश जो है दिस इज़ भूटान एंड दिस इज़ बांग्लादेश। तो टोटल 8 देश हो गए आपके साउथ एशिया के। नाउ ये वाला जो रीजन है, अब SCO की बात भी करेंगे। SCO में आपको चाइना और रशिया को ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तान उसका पार्ट है। मैं 8 देश का नाम अभी आपको बता दूंगा, पहले आप इस रीजन को एक बार देख लीजिए। तो अफगानिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आई होप दिस सो फार चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। अब ये दो मीटिंग्स हुई, एक SCO की मीटिंग हुई, और ये जो एक सेंट्रल एशियन देशों की और साउथ एशियन देशों की मीटिंग हुई अफगानिस्तान को लेकर। अब अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, एज वी ऑल नो, USA और नाटो की फोर्सेस जो हैं वो 9/11 से पहले इस जगह को, अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाएगी। सिर्फ बग्राम एयर बेस को जब USA और नाटो फोर्सेस ने छोड़ा, तब हमने देखा कि कैसे तालिबान जो है वो वायोलेंस का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर वो अपने ऑलरेडी पिछले कई सालों से लगभग 50% जितना अफगानिस्तान का एरिया तो तालिबान के कंट्रोल में था। ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाका था वो तालिबान के कंट्रोल में था। USA और नाटो जा रहे हैं और तालिबान जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े शहरों को भी कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है, और उनका फाइनल अल्टीमेटम एम होगा काबुल, यानी कि वहाँ के कैपिटल को कंट्रोल में करना, यानी कि वहाँ की सरकार जो है वो उनके हाथों में आ जाए, या फिर तालिबान ही खुद सरकार बन जाए। अब तालिबान जो है वो अलग अलग बॉर्डर रीजन पर, जो सेंट्रल एशियन देश हैं, जो मैंने आपको बताया कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे रीजन्स में भी तालिबान अटैक करने लगा है। और पाकिस्तान के साथ उनकी जो स्पिन, बोल्दोक, चमन बॉर्डर है, वहाँ पर भी कुछ वायलेंस हमें देखने को मिला है। और ये वाली बॉर्डर के ऊपर अटैक करने का लक्ष्य ये है कि जो काबुल की सरकार को जो सप्लाई चेन मिलती है, जो चीज़ें उनको मिलती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये सप्लाई जो है ये ब्लॉक हो जाएगी अगर आपने इस बॉर्डर को बंद कर दिया तो ये तालिबान का एक बड़ा प्लान है। अब SCO की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, SCO के मेंबर्स की बात करें तो एक रशिया है, एक चाइना है, इंडिया, देन यू हैव पाकिस्तान, बाकी के 4 सेंट्रल एशियन देश हैं। तो इसमें हैं कजाकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान,
किर्गिस्तान है, देन यू हैव तजिकिस्तान एंड यू हैव उज़्बेकिस्तान। तो ये 4 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एंड देन यू हैव इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना। तो ये 8 देश जो हैं ये एससीओ देश हैं। तो इन्होंने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, और ये जॉइंट स्टेटमेंट में तालिबान का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इन्होंने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में ये कह दिया कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप वायलेंस कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर ताशकंद में जो मीटिंग हुई साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के देशों की, और उज़्बेकिस्तान, जो ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद, आई एम श्योर यू नो, लाल बहादुर शास्त्री की हिस्ट्री जुड़ी हुई है इनके साथ, उनका निधन वहाँ पर हुआ था और एक फिल्म भी आई थी, इज़न्ट इट, ताशकंद फाइल्स, आई थिंक उस फिल्म का नाम था, हम श्योर आपने शायद देखी होगी। तो एनीवे, तो ये जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शवकात मिर्ज़ियोयेव, उन्होंने अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कन्फ्रंट कर सकें। और अशरफ गानी साहब ने पाकिस्तान के फेलियर के बारे में बात बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा है या फिर कंट्रोल नहीं कर रहा है, और पाकिस्तान को इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई, कुछ इल्ज़ाम भी लगाए, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हुई। अब ताशकंद में जो मीटिंग हुई, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि एससीओ मिनिस्टर्स ने तो क्लियरली बता दिया कि ये वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन देशों की मीटिंग में भी कहा कि और पाकिस्तान ने भी ये कहा कि वो तालिबान को, ये तालिबान जिस प्रकार से ब्रूटल रेजिम चलाने की कोशिश कर रहा है और टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि यूएसए और नाटो देशों के जाने के बाद सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और एससीओ के देश मिलकर अफगानिस्तान में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंट्रल एशियन देशों के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये जो अल-कायदा, एलईटी, जेईएम और ये सारे अलग अलग जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये यहाँ पर एक्टिव होने लगे तो इन सारे देशों में भी इश्यू हो जाएगा। इन सारे देशों में रेफ्यूजीज़ आने लगेंगे, इन सारे देशों में एक्सट्रीमिज़म फैलने लगेगा। ये सारे देश, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर चाहेंगे कि सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, दूसरे देशों में भी उनकी सरकारें बने, उनका कंट्रोल आ जाए। तो ये चीज़ नहीं होने देनी है। तो इसको लेकर सभी देश जो हैं, ये सारे देश जो हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे देश जो हैं वो मिलकर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एस जयशंकर साहब ने ये बताया था कि अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है वो उसका पास्ट नहीं हो सकता, यानी कि पास्ट में जो तालिबान ने सारी चीज़ें की है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हम रिपीट करने नहीं दे सकते। और ये सारे देशों ने मिलकर जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसकी वजह से तालिबान ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि वो सिंसियरली और सीरियसली मेक श्योर करेगा कि यहाँ पर वायलेंस ना हो। अब देखते हैं कि तालिबान जो कहता है वो करता है या नहीं, और अब ये भी देखना होगा कि ये सारे देश मिलकर जेन्युइनली क्या अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। सेंसिटिव एंड प्रिसाइज, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ट्रैफिकिंग यानी कि किसी को किडनैप कर लेना, या फिर कोई अगर बहुत ही एक बुरी सिचुएशन में है, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, बहुत गरीबी है वहाँ पर, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, तो अपने बच्चों को बेच देते हैं। और ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो ऐसे पेरेंट्स से बच्चों को ख़रीद लेते हैं, बदले में उनको कुछ पैसे दे देते हैं, और फिर इन बच्चों को या तो भीख मंगवाई जाती है या फिर प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है, उनको गुलाम बनाकर किसी को बेच दिया जाता है। ये आज के ज़माने में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में चल रही है, और दुनिया के कितने सारे डेवलप्ड देशों में भी ये ट्रैफिकिंग का जो इश्यू है वो चल रहा है। अब भारत सरकार जो है वो इस मॉनसून सेशन में ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 को होपफुली टेबल करेगी। और ये जो ड्राफ्ट सामने आया है, तो इस ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और कुछ चीज़ों को मिस कर दिया है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये उतना आज भी वो प्रिसाइस ये बिल जो है वो नहीं है। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि
ट्रैफिकिंग को रोकना, फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में, फिर उनको केयर प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको लीगल, इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बिल में हैं। 2018 में इस बिल को टेबल किया गया था लोकसभा में, लेकिन कभी भी ये अपर हाउस यानी कि राज्यसभा तक नहीं पहुंच पाया। अब ये रिफाइंड या फिर एक नया ड्राफ्ट जो है, जो पब्लिक डोमेन में था, लोगों ने भी अपनी सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सुझाव दिए और इस बिल को क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए के द्वारा की जाने की बात है। अब एनआईए के पास ऑलरेडी बहुत काम है और ज़्यादा आप इस प्रकार के केसेस देंगे तो क्या एनआईए प्रैक्टिकली इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी? ये एक पहला प्रश्न है। दूसरी चीज़, जो लोकल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं तो फिर उनका क्या काम क्या रहेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा जो सेक्स वर्कर्स हैं हमारे देश में, अब हमें पसंद हो ना पसंद हो, जो भी हमारी मान्यता हो इस विषय के बारे में, लेकिन सेक्स वर्क जो है ये चल रहा है हर जगह पर। और ब्रोथल्स अलाउड नहीं है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअली अगर कोई महिला चाहे तो वो इलीगल भी नहीं है। अब इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, इसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन और बहस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस बिल में यह है कि जो कॉन्सेंशुअल यानी कि मर्जी से अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तो इसको भी इसमें क्राइम माना गया है। तो सेक्स वर्कर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस बिल के माध्यम से हो सकता है। फिर अगेन ऐसा ही एक टॉपिक है, पसंद है ना पसंद है, इसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन हो सकती है। लेकिन कॉन्सेंशुअल पोर्नोग्राफिक मटेरियल है कि अगर किसी ने मर्जी से पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाया है, राइट, तो उनके ऊपर भी इस प्रकार का क्राइम जो है वो दर्ज किया जा सकता है। फिर रिपोर्ट ना करने पर पेनल्टीज़ हैं, डेथ पेनल्टीज़ की बात है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इस बिल को और ज़्यादा रिफाइन करने की आवश्यकता है और हमें यह भी देखना होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो इसका रिजल्ट है, ये ट्रैफिकिंग और ये सारी चीज़ें फाइनल प्रोडक्ट है। क्यों ये चीज़ें होती हैं? क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर आप जाएं, इसके रूट्स तक आप जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा एक तो है पॉवर्टी, गरीबी की वजह से अशिक्षा, फिर समाज में सिक्योरिटी ना होना, उतनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जांपल पुलिस एक्सेट्रा। तो ये एक रीज़न है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द पुलिस, आई एम ब्लेमिंग द सिस्टम कि उनके पास भी इतना ज़्यादा काम है, कितनी सारी वैकेंसीज हैं, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। अगर आपने किसी ऐसे ट्रैफिकिंग वाले बच्चों को कहीं से रेस्क्यू भी किया तो उनको क्या अच्छी क्वालिटी की देखभाल मिलेगी, कैसे उनको अपने माँ बाप के पास वापस भेजा जाएगा, तो इसको लेकर क्या हमारे पास कोई डेटाबेस, ये सारी चीज़ें। तो ये ओवरऑल लेवल पर अगर हम एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तब तक ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलते रहेंगे। और जितने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट इसके ऊपर होती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कहीं पर जो भी अलग अलग हीट वेव्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कितने सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहे हैं। फिर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनके पास अपने बच्चों की परवरिश करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता और फिर ऐसी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को बेच देते हैं। ये गलत है, लेकिन ऐसा होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है। वॉर टोन एरिया में ऐसा होता है, जिन जगहों पर अशांति है, आप सीरिया और इराक और इन सारे रीजन को देखिए, अफ़गानिस्तान में भी ये चीज़ें हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको बेचा जाता है और उनको ख़रीदने वाले लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। तो इट इज़ वेरी सैड। तो हर जगह पर हमें काम करना होगा, तब जाकर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। टाइम टू बिल्ड ए वैल्यूएबल इकोनॉमी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। जुलाई महीना जो है ये जुलाई 2021 जो है ये 30th एनिवर्सरी मार्क करता है। 1991 में जो नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिनके बारे में आपने एनसीईआरटीज़ में पढ़ा होगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस 1991 से पहले सिचुएशन ये थी कि सरकार जो है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती थी, हमारी इकोनॉमी को। लेकिन फिर उसके बाद हम एक लिबरल ग्लोबल इकोनॉमी बन गए और हमने फिर इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को
परमिशन दी कि वो हमारे देश में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ सके, फॉरेन की कंपनीज भारत में आकर प्रोडक्शन कर सके एक्सेट्रा, और इसकी काफ़ी सारे फ़ायदे भी हुए हैं। 1991 के टाइम पर हमारी सिचुएशन ये हो गई थी कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारा इतना हो गया था कि 3 हफ्तों तक का ही हम इंपोर्ट्स कर सकते थे, उसके बाद कुछ नहीं था हमारे पास। आज लगभग 12 महीनों का हम इंपोर्ट कर सके, इतने पैसे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में रहते हैं। अब जो रिफॉर्म्स किए गए, तो क्या ये रिफॉर्म्स जो हैं उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस किए, लेकिन जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या उस पोटेंशियल तक हम पहुंच पाए हैं? द आंसर इज नो। द रीज़न इज कि ये जो आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये एक्सपोर्ट्स की वजह से नहीं हुआ, ये फाइनेंशियल इनफ्लो की वजह से हुआ है। बाहर से पैसे जो आ रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। जितनी स्पीड से ये बाहर से पैसे आते हैं उतनी ही स्पीड से ये वापस भी चले जा सकते हैं। और ये भी चीज़ साबित हो गई कि सिर्फ आप इकोनॉमी को खोल देंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए तो आपकी ग्रोथ जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ की बात करें तो उनके वहाँ पर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और सरकार ने बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 पिलर्स की वजह से वहाँ की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, क्या वहाँ के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर पाए। और एक्सपोर्ट यानी कि एक प्रकार से आपने ज़्यादा व्यापार किया तो ज़्यादा पैसे कमाए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए तो इसकी वजह से आपके पास ज़्यादा पैसे हुए, आपका ग्रोथ अच्छा हुआ। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन सामान के एक्सपोर्ट्स में आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर एक गारंटी चाहिए तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, हमारा एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, कोविड के आने के बाद हम कितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे। उससे पहले हम इन विषयों के ऊपर कभी डिस्कशन ही नहीं कर रहे थे। पीपीटी, फिर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और ग्रोथ रेट की बात करें तो नो डाउट 1991 से ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे अप आने लगा। 2001 के बाद तो ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद ग्रोथ रेट जो ड्रॉप हुआ है तो वो ड्रॉप होता ही जा रहा है। कोविड से पहले हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, और कोविड के बाद सिचुएशन और ख़राब हो चुकी है। अब हमें यही प्रार्थना करनी है कि थर्ड वेव हमें हमारे देश में देखने को ना मिले। अगर थर्ड वेव देखने को मिली तो और ज़्यादा नुकसान होगा। और कोविड जब आ गया उससे पहले हमें पता था, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। कोविड के आने के बाद हमें पता चला कि हमारी हेल्थ सिस्टम जो है वो किसी काम की नहीं है, या फिर इतना कोई ख़ास काम के। नो डाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने और गवर्नमेंट जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कोविड को फाइट करने में। जस्ट इमेजिन कि अगर उनके पास आज जो फैसिलिटीज़ हैं उसके मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती, तो यही लोग अगर कम रिसोर्सेस में इतनी फाइट दे सकते हैं, तो अगर उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होते तो वो क्या क्या नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें होने के बावजूद, मीन्स इतने अच्छे लोग होने के बावजूद भी हमारे पास ये हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन गवर्नेंस, प्रोड्यूसर सर्विसेज, पावर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए की जो पोटेंशियल है वो छुपा हुआ है। तो हमें इन सारे क्षेत्रों में प्रोएक्टिवली काम करना होगा। हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को इम्प्रूव करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट की, या फिर जो रिफॉर्म्स 1991 में जिसकी शुरुआत की, तो वो उसका जो पीक है वो कभी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, और ग्रोथ रेट को भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये हमारा पोटेंशियल है। अगर नहीं होता तो एक अलग बात होती, लेकिन होने के बावजूद भी हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और बुक्स के ऊपर रिफॉर्म्स नहीं, रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट अगर किया तब जाकर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का लास्ट आर्टिकल, एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। सैटरडे को जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये आज का आपका नया प्रश्न है। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।